So in this part two of fourth lecture, we start our discussion on population. पॉपुलेशन के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब हम लोग एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका इंडिया और चाइना के बीच में क्या, इंडिया और चाइना के बीच में क्या था, तो 90s 80s के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ 1980 जो चाइना का इकॉनमी था वो और इंडिया का इकॉनमी था, तो इंडिया का इकॉनमी था जो वो पर कैपिटा जो है वो 66% ज्यादा था एज कंपेरिजन टू चाइना के इकॉनमी से। ठीक है, बट 1980s के बाद 1990 के 1980 के बाद क्या हुआ कि 1990 आते आते चाइना के इकॉनमी जो है वो लगभग इंडिया के बराबर हो गया, और 2008 के अंदर जो है वो डबल इनवर्स हो गया, कि जो पहले इंडिया का डबल था 1980 1950 के टाइम पे, वो जो है अब चाइना का डबल हो गया 2008 के टाइम पे। गेटिंग, तो क्या इसका क्या रीजन था ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। 1980 के टाइम पे पढ़ सकते हैं इंडिया का इकॉनमी जो है चाइना की इकॉनमी से लगभग 66% ज्यादा था। 2008 आते आते चाइना का इकॉनमी डबल हो गया। व्हाट आर द रीजन? तो रीजंस आपका हम लोग देखेंगे कि कैसे टोटल पॉपुलेशन से रिलेटेड कैसे आपका कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। तो इंडिया और चाइना जो है लगभग दोनों साथ ही साथ जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाया। ठीक है ना, पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी चाइना और इंडिया लगभग सेम टाइम 1952 के अंदर इंडिया ने और 1956 के अंदर चाइना ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की पहली बात किया गया। ठीक है, बट हुआ क्या कि चाइना इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड था, लॉन्गर टर्म में सोच रहा था। उसने वन चाइना पॉलिसी भी लाया कि सिर्फ एक बच्चे ही। ठीक है, 1979 के अंदर सिर्फ एक बच्चे, वन चाइल्ड पॉलिसी भी लाया गया, जिसके कारण फर्टिलिटी रेट के अंदर बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ और पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज्यादा अच्छे तरीके से किया गया। ठीक है, और अगर बच्चे अगर कम होंगे तो शेयर जो पॉपुलेशन का है वो वर्किंग एज का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो चाइना के अंदर राइज किया। तो 1979 के अंदर चाइना ने क्या लाया, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, दोनों कंट्री सेम टाइम पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 1956 में दोनों लाए, लेकिन चाइना ने लिट लॉन्गर फ्यूअर ज्यादा फोकस्ड की। लेकिन साथ ही साथ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये था ना कि ये जो था इंडिया के अंदर इमरजेंसी के बाद, खासकर इमरजेंसी के बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात थी वो कम हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जो बात थी वो पॉलिटिकली एक तरीके से, सरकार जो थी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए डायरेक्टली इंटरवेंशन कर रही थी। डायरेक्टली इंटरवेंशन का मतलब लोगों को डायरेक्टली पकड़ पकड़ करके, ठीक है, उनको उनको ट्रीटमेंट, मैंस को पकड़ पकड़ करके उन्होंने फिर नसबंदी करना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसके कारण आपका पॉलिटिकली एक डिबेट हो गया इंडिया के अंदर, और पॉलिटिकली बैकलेश के कारण इमरजेंसी आने के बाद गवर्नमेंट चेंज होना, गवर्नमेंट ने अलग तरीके से सोचना स्टार्ट किया। फिर कोई भी सरकार आई तो उतना ज्यादा फोकस्ड होकर के कोई भी पॉलिसीज पॉपुलेशन कंट्रोल को ला करके नहीं ला पाई। ठीक है, तो इस कारण जो है इंडिया का जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं रहा, और चाइना ने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल रखा, जिसके कारण वर्किंग एज इंक्रीज हुआ, बच्चे की फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो अगर ज्यादा वर्किंग एज के लोग होंगे, इनकम ज्यादा होगा, सेविंग ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा। तो यही चीज से चाइना गुजरा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वर्किंग एज के पॉपुलेशन वहां पर अगर कहे डेमोग्राफिक डिविडेंड चाइना को जो है वो पहले रियलाइज्ड हो गया। ठीक है, डेमोग्राफिक जो इंडिया को अभी रियलाइज्ड हो रहा है, चाइना को ऑलरेडी पहले हो चुका है। लेकिन
अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो चाइना ने जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांटेज उठाया, ठीक है ना, फुल एडवांटेज उठाया, जिस कारण उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो चाइना को बहुत आगे इंडिया से निकल गया, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन होना सिर्फ मायने नहीं रखता कि आपका कंट्री ग्रोथ कर रहा है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि वहां की पॉलिसीज क्या है, ठीक है, किस तरीके की पॉलिसीज है। तो चाइना में उस टाइम पे जो पॉलिसीज जो था वो क्या था, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट जहाँ पे वुमेन मेल आ सकते हैं कोई भी, ठीक है, हाई रेट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल की पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर ज्यादा होने के कारण फिर से लिटरेट ज्यादा है, इनकम ज्यादा, बर्थ रेट कम, ठीक है। फिर उसके बाद मोर हाईली एजुकेटेड वुमेन, वुमेन एजुकेटेड होने के कारण फिर से बर्थ रेट कम, मोर ओपन एटीट्यूड अबाउट वुमेन वर्किंग, काम करने में कोई भी रुकावट नहीं वुमेन लोगों को, लेस इलिटरेसी इन जनरल, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंटरनल माइग्रेशन मीन्स स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन, एंड हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर से गांव से लोग पलायन करके सिटी में चाइना में स्टार्ट हुए, ओपन फॉरेन ट्रेडिंग, हाई रेट ऑफ पब्लिक पेंशन, ठीक है ना, हाई रेट ऑफ कवरेज ऑफ पब्लिक पेंशन। तो दिस आर द पॉलिसी दैट आर इम्प्लीमेंटेड, दैट्स व्हाई चाइना जो है वो फुल एडवांटेज डेमोग्राफिक डिविडेंड का उसने उसने गेन किया, उसने अपना पाया, उसको मिला, क्योंकि ये साले सारे पॉलिसीज के कारण वुमेन का पार्टिसिपेशन इज मोर 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 इम्पोर्टेंट, फिर एजुकेशन हेल्थ को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सारा चाइना ने वर्क किया। तो चाइना की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इंडिया के अंदर अब जाकर के रियलाइज्ड हुआ है, और इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड एज कंपेरिजन टू चाइना बहुत ज्यादा है, कि इंडिया के अंदर 63% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें वो क्या होंगे, एडवांटेज, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, ठीक है, आज बच्चे हैं तो कल तो जवान होंगे, तो वही बात है कि 1980s के टाइम पे ज्यादा ज्यादा बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो वो बच्चे अब जाकर के तो जवान होंगे 1990 2000 के टाइम का, ठीक है। तो ये चीज इंडिया का है। चाइना का क्या है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण लोग साथ में वुमेन देख सकते हो कि वहां पे वर्किंग एज के अंदर थे, लेबर फोर्स के अंदर थे, एजुकेटेड थे, जिस कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो कम हुआ। इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर कम है तो आज अगर आप कमा रहे हैं तो कल तो बूढ़े भी तो होंगे, यस। तो धीरे धीरे जो ओल्ड एज पीपल है, ओल्ड एजिंग की जो वो प्रॉब्लम है वो चाइना इकोनॉमी के अंदर आना स्टार्ट हो गई, गेटिंग। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चाइना के अंदर वो लॉन्ग रन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल है, वर्किंग एज जो है वो बूढ़े हो जाएंगे, काम कौन करेगा, गेटिंग। तो जिस कारण ये चाइना से शिफ्ट होकर के वो इंडिया की तरफ वो ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई चाइना से इंडिया इस डिकेड के अंदर इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर इकोनॉमिक एडवांटेज है इंडिया को, गेटिंग। तो ये चीज साथ ही साथ यहाँ पे ये बात की गई है कि अ, आपका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसके बूस्ट होने के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 0.7% का, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेमो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका अगर सही तरीके से इंडिया फायदा उठाता है अच्छे पॉलिसीज ला करके, ठीक है, तो 1% जीडीपी पर कैपिटा के अंदर इंक्रीजमेंट हो सकता है वर्ल्ड का, वर्ल्ड के जीडीपी पर कैपिटा में, और इंडिया के अंदर 2 to 3% इंक्रीज हो सकता है, गेटिंग। तो ये एडवांटेज है ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण अगर इंडिया अच्छे तरीके से पोटेंशियल फुल पोटेंशियल लेवल पे अगर काम करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं अच्छे तरीके से, तो 1% जीडीपी पर कैपिटा, दैट इज वेरी वेरी लास्ट 1%, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि लेबर फोर्स, चाइना के साइज में इंडिया का जो साइज है लेबर फोर्स का, अब वो इंक्रीज, अब चाइना का लेबर फोर्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीजिंग रेट पे है, ठीक है ना। और इंडिया का 9 मिलियन हर ईयर, मतलब 90 लाख लोग हर ईयर लेबर फोर्स के अंदर बढ़ रहे हैं,
ठीक है, इंडिया ऐड roughly 9 million people each year to the labor force while China add virtually none, जिसके कारण जो यंग है, स्किल्ड वर्कर है, वो चाइना के अंदर क्या अब कम हो रहे हैं, लिमिटेड है। वो वेज का डिमांड ज्यादा करेंगे, वेज ज्यादा होने के कारण फिर से इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, आउटपुट कम प्रोड्यूस, इनकम कम, इनकम कम, जीडीपी कम। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस आर द इफेक्ट कि क्या है कि चाइना का क्या इफेक्ट है वेज राइज होने के कारण। तो फ्यूचर में वेज राइज होगा, जिसके कारण यहाँ पे एडवांटेज है इंडिया को कि वहां पे एक्सपोर्ट जो है वो हिंडर, क्योंकि वो एक्सपोर्ट अब एक्सपेंसिव हो जाएंगी, है ना, ज्यादा वेज राइज होने के कारण एक्सपोर्ट भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो इस कारण इंडिया का जो न्यू वर्कर है वो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है जिसके अंदर चाइना के है। ठीक है, तो इस कारण इंडिया का वेज जो है वो लो है। और इंडिया का अपॉर्चुनिटी है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक लेदर में, लाइक पेपर में, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर में, तो ये सब में इंडिया का अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि लेबर अवेलेबल है। बस अच्छे तरीके से पॉलिसीज ला करके डिफरेंट कंट्रीज के साथ अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक हल निकाल करके फिर यहाँ से वो अपने पोटेंशियल पे वर्क करके इंडिया गेन कर सकता है। साथ ही साथ इंडिया को एजुकेशन लेवल पे अपने फोकस करना पड़ेगा, स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना से डिमांड शिफ्ट होगा वो इंडिया के अंदर आ पाए, ना कि बांग्लादेश के अंदर, ना कि वियतनाम के अंदर, ना कि किसी और भी ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जा पाए। गेटिंग माई पॉइंट? ना कि फिलिप्सियन के अंदर। तो ये इंडिया को खास करके सोचना होगा, जो कि अभी पॉलिसीज के अंदर थोड़ा कमी है, क्योंकि हमारा जो ज्यादा लेबर है वो क्या है, ज्यादा स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड नहीं है तो वैसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट को करना चाहिए, ज्यादा इनिशिएटिव और स्कीम लाना चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि चप्पल, जूता, कपड़े, टेक्सटाइल, तो ये सारे चीज से, कॉटन, तो ये सारे चीज से रिलेटेड। ठीक है, जिसके अंदर इजिली चीप लेबर अवेलेबल है और यहाँ से यूज करके आप एक्सपोर्ट करिए, जहाँ जो चाइना मार्केट को धीरे धीरे वहाँ कम हो रहा है। ठीक है, वहां पर कैपिटल मार्केट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अभी पोटेंशियल के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, इसका एडवांटेज बांग्लादेश ले रहा है। इंडिया से ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है टेक्सटाइल के अंदर बांग्लादेश, फिलिप्सियंस, और भी एक दो देश है वो भी कर रहा है। आपको 6 सेमेस्टर के अंदर एक है पोर्शन, तो वहां पे आपको पढ़ना है, क्लॉथिंग करके है। तो उसके अंदर दिया हुआ है कि बांग्लादेश इज फार मोर बेटर इन द टेक्सटाइल। तो ये इंडिया को देखना है कि कैसे वर्क करे टेक्सटाइल के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका चाइना का स्टोरी रहा। तो अगर समराइज करे एक तरीके से, तो कमिंग डिकेड के अंदर जो है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना जो है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो स्पर हो रहा है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। बट दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक, इसके लिए पॉलिसी चॉइस, कि पॉलिसी किस तरीके से गवर्नेंस के सेक्टर में मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट लाइक बीओपी को कैसे मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ट्रेड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सरकार क्या लाती है पॉलिसीज, ठीक है, कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ऑन रियलाइजेशन ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। Central to capturing the dividend is provide an economic environment in which working age people are productively employed। ये सारे ऊपर अगर फोकस किया गया सरकार के ऊपर, सरकार अगर फोकस की, तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव होंगे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयड होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं तो फिर जो ये डेमोग्राफिक, जो ये लोग जो इनकम अर्न कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उनको जॉब नहीं लगेगी तो क्या होंगे वो, डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इकोनॉमी। रेडिक, तो या तो ये इकोनॉमिक डिजास्टर के अंदर कन्वर्ट करिए या फिर इसका आप फायदा उठाइए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से पॉलिसीज लाई जाती है गवर्नेंस के सेक्टर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सेक्टर में। तब चाइना से जो है
वो आपका शिफ्ट होकर के धीरे धीरे इंडिया के अंदर आएगा। ठीक, इंडिया के अंदर एप्पल का स्टोर खुल जाना इज नॉट अ वेरी बिग बात, नॉट अ वेरी बिग बात। पब्लिक के लिए ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पब्लिक के अंदर एप्पल एप्पल चलता है, ठीक है, मार्केट के अंदर। बट नॉट इन द सेक्टर ऑफ लाइक एक्सपोर्ट, की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर हमारा नहीं। जो एक्सपोर्ट हमारा है वो लेबर इंटेंसिव है, और ये समझना होगा, ठीक है, कि ज्यादा ज्यादा भागिए नहीं, और ज्यादा कैपिटल के ऊपर फोकस करके भी आपके देश में लोग फिर बेरोजगार रह जाएंगे। आपने मशीन के ऊपर फोकस किया, जो जो 100 गुड्स को दो 5 लेबर मिलके प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपकी कंट्री के अंदर 5 नहीं 15 पॉपुलेशन है, तो बाकी 10 तो बेरोजगार रह जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका लेबर इंटेंसिव है, तो ज्यादा कैपिटल के ऊपर फोकस छोड़ करके आप क्या करें, आपको फंड भी ज्यादा बचेगा, और आप फोकस करेंगे कि मशीन नहीं, हमारा ऐसा करे कि ये 15 का 15 वर्कर आ जाए। गेटिंग? और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इसी में इंक्रीज करें। ठीक, जो कि अभी लैग है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा सा अब हम फास्ट जाएंगे, इन द सेंस आपको समझ में आएगी चीजें, नहीं आएगी तो आप लोग बोलना, ठीक है, क्योंकि कवर हमें थोड़ा ज्यादा करना है। अ, हम कम नहीं बताना चाहते, हम कुछ ज्यादा ही बताना चाहते हैं, जितना है वो उतना बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अब बात आता है कि स्टेट को लेकर के, कि कौन सा स्टेट इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है ना, बर्थ रेट किसके अंदर ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट किसके अंदर ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, तो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट सबसे पहले 72 था 1998 में, 53, 44 हम लोगों ने डाटा देखा था पहले ही। वो डाटा आप एक दो बार जरूर आप उस डाटा के थ्रू चलते जाना, कि 2000 के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन 100 मिलियन, 100 करोड़ क्रॉस कर गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था, 30 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन था। तो ये सारा आपको डाटा पता होना चाहिए। डेथ रेट कैसे आपका कब से 1970 से कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट कैसे डिक्लाइन, टोटल फर्टिलिटी रेट 6 से 4 फिर 2 2.1 कैसे, तो ये डाटा आपको याद रखना है, मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताया वहां से। तो मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा तमिलनाडु किया है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा। ठीक है, तो ये सारे स्टेट जो है वो बहुत अच्छा मोर्टेलिटी रेट को डाउन लाने में बहुत अच्छा काम किया। महाराष्ट्र भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग बर्थ रेट की बात करते हैं, कि लोएस्ट बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल सबसे अच्छा किसने किया, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल। गेटिंग? तो दिस आर द स्टेट जो कि बर्थ रेट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ये सारे ने वर्क किया है। डेथ रेट के ऊपर किसके यहाँ डेथ रेट किसके अंदर कम है, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस बार CUET PG के अंदर ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के अंदर पूछ दिया गया था। ठीक है ना, बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर की बर्थ रेट या डेथ रेट बताना है, और वहां पर स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना था 1 2 3 4, मुझे जैसा याद है। ठीक, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ तमिलनाडु जो है वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, उसने अच्छा किया है। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल ने भी अच्छा किया है, और आपका केरला ने भी अच्छा किया है, और ये तीनों तो है ही, साथ साथ आपका हिमाचल अच्छा किया है, महाराष्ट्र अच्छा किया है। तो ये सारे आपको स्टेट थोड़ा याद रखने हैं कि ये सब ने अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है, वेट अ सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि हम कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन और हेल्थ आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि जो ह्यूमन है, आम इंसान है, वो एक तरीके से क्या है, रिसोर्स है इकोनॉमी के लिए, और उस रिसोर्स, जो लोग हैं वो रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को कैसे अच्छे तरीके से यूज करे, कैसे उसका डेवलपमेंट करे, थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ। ठीक है, तो दैट इज नो, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो उसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ में कितना इन्वेस्टमेंट है, दैट्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन हेल्थ इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो लाइक अगर ज्यादा इलिटरेट है, जहाँ एजुकेशन कम है, अनस्किल्ड है, हेल्थ पुअर है, तो वो देश जो होगा वहां पर लार्जली जो होगा वो अच्छी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। गेटिंग? तो तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपको समझ जाना है कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ दैट कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, हाँ। अब इंडिया के अंदर जो है, अब हम देखेंगे एजुकेशन और हेल्थ के लिए कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना सरकार जो है वो खर्च करती है। उसी से पता चलेगा कि सरकार कितना सजग है ना, कितना वो चाहती है कि हाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना सरकार चाहती है, वो डिपेंड होगा कि वो कितना डेवोल्यूशन फंड का कर रही है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिया के अंदर ज्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर सोशल सर्विसेज, इंडिया का मानना है कि जो सोशल जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना पैसा, जो सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ये सिर्फ मैन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड किए हैं। मतलब जो सोशल सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रीट किया जाता है जैसे कि मैन की क्वालिटी सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, नॉट। वो एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स है, इसलिए यूज किया जाता है कि फ्यूचर में जाकर के वो इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाएंगे। गेटिंग? तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो 1990s के अंदर आपका एक्सपेंडिचर जो था, अ, आपका 4.44 से जो है 1998 के 1981 के अंदर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हेल्थ एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा था वो था 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो कि आपका डिक्लाइन हो गया 1990 के अंदर, एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आया वो 3.6%, और अभी जो है वो अप्रोक्स 3% के आसपास है, अप्रोक्स 3% के आसपास। अभी आगे हम देखेंगे डाटा, जो कि एजुकेशन के ऊपर सरकार जो है 3% ऑफ जीडीपी जो सरकार खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, और 1.4% जो है वो हेल्थ के ऊपर खर्च कर, हेल्थ के ऊपर। ठीक है, और 2010 के टाइम पे ये 2.5 है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर। तो ये 3% और हेल्थ के ऊपर 1.4% ऑफ द जीडीपी। तो ये, जबकि ये कहा गया है कब आपका कहा गया था कि 1969 या 67 में पॉलिसीज के अंदर कहा गया था कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कम से कम जो है वो 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये गोल दिया गया था जो कि कभी अचीव नहीं हो पाया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इस डाटा को, ये आगे हम लोग डाटा ये हमें मिलेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है सरकार का वो कम है ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स। तो पैसा अगर कम होगा हेल्थ और एजुकेशन के लिए तो आम सी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कम होगा। रीडिंग कितना है एजुकेशन के ऊपर? मात्र 3% ऑफ द अप्रॉक्स 3% ऑफ द जीडीपी, 3.1% अप्रॉक्स, दैट इज एक्यूरेट फिगर 3.1%, जो कि अभी के फिलहाल में। और हेल्थ के ऊपर 1.4%। ठीक है, अब हम लोग पॉपुलेशन पॉलिसीज को पढ़ते हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट उतना हो भी सकता है या नहीं भी, कभी प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया। तो 90s के 1940 के अंदर भोर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया कि क्या इफेक्ट है पॉपुलेशन का। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ का डिबेट जो है वो 1940 के अंदर स्टार्ट हुआ, और भोर कमेटी के द्वारा कि क्या इफेक्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अ, आपका हार्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर हार्वेस्ट क्या था? कम था। फूड क्या था? कम था। बाहर से फूड मंगाना पड़ता था, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है तो बाहर से फूड ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और इंपोर्ट ज्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए था? बीओपी, जो कि हमारे पास ज्यादा
नहीं था। एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, जो कि हमारे पास ज्यादा नहीं था। तो दैट आर द मेन रीजन जिसके कारण पॉपुलेशन कंट्रोल, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया। गेटिंग? तो 1951 के अंदर सेंसस के अंदर जो है वो डेमोग्राफिक ग्रोथ के ऊपर बात किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहली बार जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था आपका पार्लियामेंट के अंदर, जब उसका डिबेट चल रहा था फाइनल डॉक्यूमेंट का, तो अ, उसी के अंदर बात किया गया फैमिली प्लानिंग के ऊपर और पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर। तो पहला इंडिया जो है वो पहला कंट्री वर्ल्ड के अंदर है, दैट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडॉप्ट एन ऑफिशियल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू सपोर्ट फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया जो है वो पहला कंट्री है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर कोई पॉलिसी लाए। कब? 1952 के अंदर, फर्स्ट प्लानिंग के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट जो है वो महंगा पड़ रहा था, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा फूड चाहिए, फूड इंपोर्ट होता था, कहाँ से लाएंगे पैसा इंपोर्ट करने के लिए? दैट आर द मेन रीजन। तो 1950s के अंदर जो सरकार का मेन था, वो फोकस था कि वो प्रोग्राम चला रहे थे, वो पैसा जो है वो फंड एलोकेट कर रहे थे, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है ना, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन जो भी था उसको प्रमोट करने के लिए 1950s के टाइम पे ये प्रोग्राम था। फिर थर्ड प्लान आते आते, थर्ड प्लान लाइक 1961 66 के अंदर फिर हुआ कि नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन से बात नहीं चलने वाली, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन अर्बन एरिया में तो देख सकते हैं, जो कि अर्बन में सिर्फ 18 से 20% लोग रहते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जहां पर कॉन्ट्रासेप्शन पहुंचाना, वहां पर सजग कर पाना, कैसे यूज होता है, कैसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस कारण पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और फिर थर्ड प्लान के अंदर भी लाया गया कि कैसे ग्रोथ पॉपुलेशन का स्टेबलाइज कर सके, कैसे रोक सके, स्टेबल फॉर्म में कर सके। तो उसके अंदर बात किया गया वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन माइट बी टुवर्ड अचीविंग दिस। मतलब वॉलेंटरी स्टेरिलाइजेशन का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि नसबंदी। ठीक है, लोगों के मन मर्जी के खिलाफ भी नसबंदी करना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, लोगों को पकड़ पकड़ करके गाँव के अंदर डॉक्टर्स जा करके वहां पर करना स्टार्ट हुआ मेल को। तो ये चीज। और फिर फिफ्थ प्लान के अंदर और भी देखा गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ फिर भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर देख सकते हो कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था उस टाइम पे, 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1970s के टाइम पे 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 बच्चे एक कपल्स के। तो इसलिए फिर भी ज्यादा सजग नहीं था, तो और भी इंक्रीज किया गया कंपनसेशन पेमेंट कि अगर आप नसबंदी कराएंगे तो आपके लिए ये पेमेंट है, 1,000 रुपये आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से मेल मेल स्टेरिलाइजेशन इंक्रीज किया गया। बट इमरजेंसी के टाइम 1974 73 74 में आपका इमरजेंसी आपका आया, जहां पर एक ये पॉलिटिकली डिबेट बन गया कि नहीं, लोगों के मन मर्जी के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती है। और बैकलेस अगेन दिस प्रोग्राम, नया जो गवर्नमेंट आया फिर 1980s के बाद, कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर कोई भी बिल नहीं लाए, कोई भी पॉलिसीज ज्यादा फोकस्ड तरीके से नहीं लाए, जैसे कि सरकार ने पहले किया था स्टेरिलाइजेशन की तरीके से प्रोग्राम ला करके फोकस्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका इनिशियल पॉलिसीज था। तो 1947 के अंदर आपका पहला तो पॉलिसी आपका 1947। तो इस तरीके से उसके बाद कोई भी पॉलिसी ज्यादा उतना फोकस नहीं। फिर 2000 के अंदर अ, आपका, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आने के बाद 2000 में ज्यादातर पॉलिसी आया, दैट इज नोन एज सेकेंड जनरेशन पॉलिसी। सेकेंड जनरेशन पॉलिसी आया, उसके अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी आया। इसके अंदर कहा गया कि 2010 के आते आते हम लोग फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट बराबर कर देंगे। मतलब एक लोग का डेथ हो रहा है तो एक बच्चे का बर्थ हो रहा है 2010 आते आते। ठीक है, हम लोग ये इनका फोकस था कि 2024 2045 में हमारा पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगा, ग्रोथ रेट जो है वो 0% हो जाएगा गेटिंग पॉपुलेशन का। तो ये इनका
इनका कहना था। बट ये फेल हुआ, ये 15 भी आते आते अभी जो है वो 2.1%। ठीक है, अभी हमारा कितना है, टू, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1%। मतलब एक कपल्स के दो बच्चे, लगभग ऑन एन एवरेज दो बच्चे एक कपल्स के अभी भी हैं, जो कि एक होना चाहिए था। तो अभी भी ये प्रोग्राम जो है वो फुली तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, दैट इज नोन एज नेशनल पॉलिसी। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट वन, अब हम पढ़ेंगे तमिलनाडु का सक्सेस स्टोरी। व्हाट आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु और केरला जो सॉर्दर्न स्टेट है, उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन बहुत तेजी से हुआ, और बर्थ रेट भी है वो बहुत बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। दोनों डिक्लाइन हुआ बहुत तेजी से, लाइक रिडक्शन कितना से, अबाउट 50%, आधा से। ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तो आज के दिन में सिर्फ कुछ ही स्टेट है, सिर्फ केरला ही है एक ऐसा स्टेट जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो बिलो है। मतलब रिप्लेसमेंट रेट इज बिलो देन टोटल फर्टिलिटी रेट, किसके अंदर, केरला के अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा इनकम होने का रीजन है कि आपका जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जितना आपका इंडिया का ऑन एन एवरेज पोवर्टी का लेवल है, उससे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर पोवर्टी है। फिर भी उसने किया, क्यों किया, इसका अब हम सक्सेस स्टोरी देखेंगे। तो सक्सेस स्टोरी है कि तमिलनाडु के अंदर कि क्या क्या फैक्टर है। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हाई लिटरेसी रेट इन द यंग एज पॉपुलेशन, वाइडर पॉपुलेशन एक्सपोजर टू द मास मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन विल। फिर से गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अंदर भी था, यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। मतलब लोग चाहते थे, वुमेन चाहती थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, उनको जॉब करना है। मैंने कल भी बताया था कि नॉर्दर्न स्टेट के अंदर क्या है कि जो फैमिली के मैन जो है वो डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। ठीक है, कि मोदी को देना है या कांग्रेस को देना है। तो जो लीडर होंगे घर के वो डिसाइड करेंगे, महिलाएं, वुमेन्स भी वही काम करते हैं कि हाँ, इनको वोट दे दो। बट सॉर्दर्न स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है, वुमेन जो है वो अपना वोट खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनको फ्रीडम है। तो दैट्स वाई ये एक पॉलिटिकली इशू बन जाता है कि वुमेन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या चीज चाहती है। तो पॉलिटी पॉलिटिक्स उसी पे होगा जिस पर लोग चाहते हैं। नॉर्दर्न स्टेट के अंदर कास्ट के ऊपर लोग फोकस करते हैं, मैं इस जात का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, तो लोग तो उसी चीज के ऊपर फोकस होता है। सॉर्दर्न स्टेट के अंदर ये फोकस होता है कि हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, किस तरीके से सोशल रिफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट। तो उस चीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है इलेक्शन उस चीज के ऊपर लड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स वाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ पे था, लिटरेसी रेट ज्यादा था, वाइडर पॉपुलेशन। जो पॉलिटिकली डिबेट था वो इस चीज पे होता था कि वुमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स के अंदर, वुमेन कितना लिटरेट है, वुमेन कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो वुमेन को, सोशल स्कीम कैसा वुमेन को लेकर के है। तो इस चीज के ऊपर तो पॉलिटिकल विल जो है, दैट इज द, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि सॉर्दर्न स्टेट के अंदर था। ठीक है, जो कि तमिलनाडु वगैरह सब के अंदर था। फीमेल मेल रेशियो जो था वो ज्यादा था, जेंडर बायस्ड जो था वो कम था, स्कूल अटेंडेंस मेल फीमेल दोनों का ज्यादा था, हाई लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल का ऑटोनॉमी ज्यादा था। गेटिंग, दैट इज वुमेन जो है वो घर से बाहर जा सकती है, 43%। इंडिपेंडेंट, वो अपने पैसे को आराम तरीके से एक्सेस कर सकती है, इंडिपेंडेंट तरीके से यूज कर सकती है, 80% था वुमेन। विदाउट परमिशन फैमिली से पूछे वो मार्केट जा सकती है, 80% है तमिलनाडु के अंदर। गेटिंग, तो दिस आर द फैक्टर। सबसे पहला वुमेन, पॉलिटिकल विल, दिस आर द फैक्टर। और नीचे पढ़ते हैं कि बिना स्टेट इनिशिएटिव का कुछ नहीं होने वाला है। तो स्टेट का भी इनिशिएटिव था चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेकर के, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। तो जिसके कारण फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट आपका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। अटेंडेंस, क्योंकि
अगर आपका अंडर न्यूट्रिशन आपका अच्छा होगा तो आपका अटेंडेंस लेवल भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आईक्यू लेवल भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा। ओल्ड एज पेंशन, सोशल सपोर्ट, तो ये सारा चीज दिया गया। गुड हेल्थ केयर क्वालिटी दिया गया। तो ये 90% ऑफ चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड, 84% बर्थ आर जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। तो ये तमिलनाडु का सक्सेस का स्टोरी है। और भी नीचे क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ बिहार की तरह या यूपी की तरह बना करके छोड़ दिया है। ठीक है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है कि स्कूल है। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया है। लाइक सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर बेसिक ड्रग जो है वो सभी के अंदर है। 40 to 45 जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो वुमेन है। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइज जो है वो 6 टाइम अ मंथ, टिपिकली 6 टाइम अ मंथ मेडिकल ऑफिसर। तो ये सारा चीज होने के कारण वो सक्सेस किया। तो तमिलनाडु का जो सक्सेस है वो क्यों है, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ केयर, सस्टेन प्रेजेंस ऑफ द हेल्थ मैटर इन द लोकल स्टेट पॉलिटिक्स। जो मैंने आपको बताया, जो पॉलिटिक्स में मैटर होगा वही होगा। वुमेन वोट हैव टेंडेड टू मैटर ग्रेटर डील इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स, जो मैंने आपको बताया, देन नॉर्दर्न स्टेट where women electoral choice are typically determined by the male member of the family. These features of the Tamil Nadu health, but school to social scheme and public health survey have figured quite prominent in the public debate and the electoral competition for many years. जो मैंने आपको बात बताई है हिंदी में। ठीक है, अब हेल्थ मैटर टू फोकस्ड, मतलब तमिलनाडु केरला के अंदर हेल्थ जो है वो पॉलिटिकली इशू होती है, दैट्स वाई वहां पे हेल्थ सिस्टम अच्छा है। तो ये सारा जो है वो रीजन फिर से, जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ऐसा है, नेता जो है वो वही काम करेगा जो लोग जिस चीज के ऊपर वोट देंगे वही काम करेगा। अब यहाँ पर वोट जो है वो दिया जाता है कि कितना वो वुमेन को लेकर के, कितना हेल्थ को लेकर के, कितना न्यूट्रिशन बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो नेता को वो काम करना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो पब्लिक में जाएगी तो देना पड़ेगा कि क्या आपने काम किया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, बट अगर लोगों के बीच में ये है कि मैं ये जाति, ये धर्म, ये फलाना ढिमकाना, तो नेता भी उसी तरीके से काम करेगी कि लोगों को सिर्फ इसी चीज से लेना देना ही है तो वही काम करो। गेटिंग? सो दिस आर द इम्पोर्टेंट वन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो 10 मोर मिनट, तो 10 मिनट के अंदर हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ, कैसे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ का सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर करेंगे। ओके, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट, एनी डाउट, एनीवन, एनीवन, एनी डाउट?